दोस्तों मिलिए सनी से। इसने हाल ही में एक ही दिन में 4 करोड़ रुपए कमाए हैं। और इसने ये कैसे कमाए, ये इसने अभी तक किसी को बताया नहीं है। तो इस बात को जानने के लिए सनी के फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और उसके रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो सनी उन सभी को अपने घर पे एक पार्टी पे बुलाता है ताकि वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाए। फिर जब उन सबका डिनर हो जाता है तो सनी उन सबको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि उसने एक बहुत ही मज़ेदार गेम में पार्टिसिपेट किया था जहाँ से वो ये पैसे जीता है। इस गेम का नाम है रशियन रूलेट। अब इस गेम में होता ये है कि इसमें एक प्लेयर को एक रिवॉल्वर दी जाती है, यानी एक गन। और उस गन में 6 गोलियों की जगह होती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही गोली डाली जाती है। तो जो प्लेयर है उसे उस गन को अपने सिर पे पॉइंट करके ट्रिगर दबाना होता है। अगर उसको एम्प्टी वाला स्लॉट मिला, यानी जिसमें गोली नहीं थी, तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर नहीं तो उसको गोली लग जाएगी और ऑब्वियसली उसकी जान चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार गेम है, ऐसा सनी को लगता है। इसीलिए उसने इसमें 4 बार हिस्सा लिया और एक ही दिन में 4 करोड़ रुपए जीत लिए। तो इस स्टोरी को सुनते ही उसके घर वाले गुस्सा हो जाते कि एक तो उसने इतना रिस्की गेम खेला और फिर यहाँ पे सबको बुला के उनका टाइम वेस्ट किया। अब दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं एक ऐसी स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो अब मैं आपको इस स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता हूँ। सबसे पहला लेसन तो ये है कि दोस्तों सनी ने अपनी लाइफ में कैसे पैसे कमाए और उसने कितना रिस्क लिया ये हमें पता है, लेकिन वो उसकी लाइफ है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब वो इस तरीके से पैसा जीतने के बाद लोगों को सीरियसली बुला के सेमिनार्स, कोर्सेज और बुक्स लिखकर बेचना शुरू कर देगा कि देखो ये स्ट्रेटजी से पैसा कमाना कितना इजी है, मैंने कमाया है तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। अगर वॉरेन बफेट, जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन है, वो कोई ऐसी बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है हाउ टू गेट रिच इन 20 ईयर्स, तो शायद इसको आप रेड करने के लिए इतने एक्साइटेड नहीं होगे। लेकिन अगर सनी एक ऐसी बुक लिखता है कि हाउ आई अर्नड 4 करोड़ इन 1 डे एंड यू कैन टू, तो ये बुक बहुत ही जल्द एक बेस्ट सेलर बन जाएगी, क्योंकि हम सभी जानना चाहेंगे कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। अब दोस्तों 2001 में नसीम तालिब ने एक बुक लिखी थी। अब जिनको नहीं पता, तो नसीम तालिब एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर है। उन्होंने 1987 के मार्केट क्रैश में एक ही दिन में $40 मिलियन का प्रॉफिट कमाया था, जिसके बाद वो डायरेक्टली एक ही दिन में पुअर से फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। फिर कुछ सालों तक उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, वैकेशन पे गए और अपने पैसों को बहुत ज़्यादा स्पेंड किया। लेकिन फिर बाद में जब वो अपने वैकेशन से बोर होने लगे तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी पे डीप रिसर्च करना शुरू किया कि उन्होंने इतने पैसे जो कमाए थे उसका एक्चुअल रीज़न क्या था, ताकि वो दूसरों की भी हेल्प कर सके, बुक्स लिख के या कोई दूसरी तरह से। लेकिन जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे तब उनको ये पता चला कि उन्होंने जो पैसे कमाए थे वो अपनी स्किल से नहीं, बल्कि वो प्योर लक से था। और तब उन्होंने अपनी बुक इस टॉपिक पे नहीं लिखी कि हाउ आई अर्न 40 मिलियन इन 1 डे, बल्कि उन्होंने अपनी बुक का नाम रखा फूल्ड बाय रैंडमनेस, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेसन उस बुक का ये है कि मेजॉरिटी लोग अपनी लाइफ में रशियन रूलेट जैसा गेम खेलते रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता है। और जब अचानक से हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी, हम कितने बेवकूफ़ थे। लेकिन ये सब हमेशा गलती करने के बाद, बहुत सारा पैसा और टाइम लूज करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है। तो इसीलिए आज मैं इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो काफी सारे लोगों के लिए आई ओपनर होने वाला है। तो वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहला लेसन है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूएस आर्मी को जाना था कि वो अपने एरोप्लेन को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि वो फाइट के बीच जल्दी क्रैश ना हो। तो उनके जितने भी प्लेन्स फाइट करके रिटर्न आ रहे थे उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और देखना शुरू किया कि प्लेन्स को कहाँ पे ज़्यादा गोलियाँ लग रही थी और कौन सा हिस्सा ज़्यादा डैमेज रहता है, ताकि वो उसे और स्ट्रॉन्ग बना सके। फिर यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर्स को हायर किया यही पता लगाने के लिए कि फाइटर प्लेन्स में आर्मर यानी सेफ्टी कहाँ लगानी चाहिए, क्योंकि पूरे प्लेन में ये नहीं लगा सकते वरना वो ज़्यादा वेट की वजह से टेक ऑफ नहीं ले पाएगी। फिर बहुत सारी मेहनत और इम्प्रूवमेंट के बाद यूएस एयरफोर्स के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने प्लेन्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी आर्मर्स लगाए, जिससे वो प्लेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती थी। लेकिन उसके बाद भी उनको एक्चुअली में रिजल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं। मतलब जितने प्लेन्स पहले डैमेज होके आ रहे थे अभी भी उतने ही प्लेन्स डैमेज होके आ रहे थे। तो ये देख के वहाँ के सारे ऑफिसर्स परेशान हो गए। और फिर फाइनली अब्राहम वॉल्ड नाम के एक स्मार्ट इंजीनियर ने यूएस एयरफोर्स के साइंटिस्ट को एडवाइस दी कि अगर उनको पायलट्स की जान बचानी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन्स को रिटर्न अपने बेस पे लेकर आना है तो उन्हें उल्टा करना होगा। मतलब जहाँ पे सेफ्टी आर्मर नहीं लगे उनको वहाँ पे ज़्यादा लगाने होंगे, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ्टी आर्मर लगे वहाँ से उन्हें निकाल दो। अब ये बात किसी को भी समझ नहीं आई कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन फिर भी यूएस आर्मी ने उस आदमी की एडवाइस के हिसाब से इम्प्रूवमेंट्स किए और प्लेन्स को फाइट में भेज दिए। और तब
उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब प्लेन्स का क्रैश होना बहुत कम हो गया। तो तब उस आदमी ने एक्सप्लेन किया कि ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये एक ऐसी प्लेन का है जो काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी। मतलब इसको इतनी सारी गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी ये प्लेन सेफली रिटर्न आ गया था। तो ये जो रेड डॉट्स है, ये वो जगह है जहाँ पे प्लेन को गोलियां पड़ी थी, और ज्यादातर जो प्लेन सर्वाइव करके आ रहे थे वो इन्हीं जगह से ज्यादा डैमेज हो रहे थे। तो पहले इंजीनियर्स ने ये किया था कि वो इन सारे रेड डॉट वाले एरिया को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, जबकि एक्चुअली में उन एरियाज में प्लेन डैमेज ले सकती थी और फिर भी आराम से उड़ सकती थी, इसीलिए वो प्लेन सेफली रिटर्न आ रही थी। तो जिन एरियाज में रेड डॉट नहीं थे, यानी ये प्लेन के आगे का हिस्सा और जिस जगह पायलट बैठता है, तो प्लेन को एक्चुअली में यहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि जिन प्लेन्स को यहाँ पे गोलियां पड़ रही थी तो वो जंग के मैदान में ही क्रैश हो जाती। और क्योंकि वो प्लेन्स जंग के मैदान में ही क्रैश हो जाती, तो साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करेंगे कैसे? क्योंकि जब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट प्लेन को रिसर्च करते थे तो वो हमेशा सर्वाइव की हुई प्लेन्स को रिसर्च करने के लिए यूज करते थे। तो इसी को हम सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जो रिसर्च करने के लिए सैंपल लेते हो, आपका वो सैंपल ही बायस्ड रहता है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता है कि आप गलत फैसला ले रहे हो, और आप सोचते रह जाओगे कि मुझे सक्सेस मिल क्यों नहीं रही है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में क्या रोल है। तो जो वीडियो के स्टार्ट में हमने सनी की स्टोरी सुनी थी, जिसमें वो 4 करोड़ रुपए जीतता है, वो एक सर्वाइवरशिप बायस का एग्जाम्पल था। क्योंकि सनी वो गेम सर्वाइव कर गया, तो अब वो आपको कहानी सुना रहा है, लेकिन मरे हुए लोग कहानी नहीं सुनाते कि ऐसा गेम आपको नहीं खेलना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके रोज पैसा लूज करते रहते, और क्योंकि वो अब गरीब हो गए तो उनके पास आवाज नहीं है बोलने की। लेकिन जब कोई गिने चुने लोग प्रॉफिट कमा लेते तो वो अपना स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे कि देखो, आज मैंने एक ही दिन में 9 लाख का प्रॉफिट कमाया। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप ये 50,000 रुपीज का कोर्स बाय कर सकते हो, वगैरह वगैरह, या मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो अगली बार जब आप कोई ऐसा स्क्रीनशॉट देखते हो या कोई रिस्की गेम के विनर को देखते हो, तो याद रखिएगा कि उसी बंदे ने काफी बड़े बड़े लॉस खुद पहले लिए होंगे। अब दोस्तों, आप लोगों को इसी सर्वाइवरशिप बायस का मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ। वो ये कि मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड कंपनीज जब नई म्यूचुअल फंड स्टार्ट करती है तो वो एक साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्टार्ट करती है। जैसे मान लो कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने एक साथ 10 म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए, जैसे एक स्मॉल कैप वैल्यू फंड, दूसरा स्मॉल कैप ग्रोथ फंड, तीसरा स्मॉल कैप बेस्ट 250 फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जब 5 साल बाद इन 10 में से 8 फंड्स बहुत बुरा परफॉर्म करेंगे, तो या तो उनको बंद कर दिया जाएगा या उनको किसी दूसरे अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ताकि कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट में ये कह सकेगी कि देखो, हमारे ये 2 म्यूचुअल फंड है और ये दोनों ने निफ्टी को इतने इतने % से बीट किया और ये मार्केट के सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड रहे। फिर उसके बाद वो म्यूचुअल फंड कंपनी वापस 10 नए म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगी और कुछ सालों बाद वापस से बुरे म्यूचुअल फंड को अच्छे फंड के साथ मर्ज किया जाएगा, और कंपनी के पास जो म्यूचुअल फंड्स बचेंगे वो अच्छे फंड्स ही होंगे। क्योंकि दोस्तों, इंडिया में आज की तारीख में 2,500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स है, जबकि हमारे पास स्टॉक सिर्फ 5,000 है। तो ऑब्वियसली इन 2,500 में से हजारों म्यूचुअल फंड्स फेल होंगे, बहुत बुरी तरह परफॉर्म करेंगे, दूर दूर तक सेंसेक्स और निफ्टी के पास भी नहीं रहेंगे, और फिर जब उनको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो म्यूचुअल फंड कंपनी का रिकॉर्ड एकदम क्लियर हो जाएगा और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसी तरह चलती रहेगी। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैं ज्यादातर लोगों को इंडेक्स फंड सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स फंड बंद नहीं हो सकते, वो सेंसेक्स या निफ्टी को ट्रैक करते जिस पर सबकी नजर होती है। तो म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड के ऊपर भी मैं एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में इनका कंपैरिजन हो नहीं सकता। तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो इसे लाइक जरूर करना, ताकि यूट्यूब आपको ऐसे वैल्यूबल वीडियोस और रेकमेंड करेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, आपके लिए बहुत सारा वैल्यूबल कंटेंट आना बाकी है। फिर दोस्तों, सेकंड लेसन है रिस्क और रिवॉर्ड, और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। एक बार नसीम तालिब जब ट्रेडर्स का इवेंट अटेंड कर रहे थे तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है इस हफ्ते मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो नसीम ने कहा, मुझे लगता है कि इस हफ्ते मार्केट ऊपर जाएगा। तो उसी टाइम एक दूसरा आदमी बोलता है कि मिस्टर तालिब, मैंने आज ही आपको देखा कि आप एक बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन ले रहे थे, मतलब आपने एक्चुअली में इस बात पे पैसा लगाया है कि मार्केट इस हफ्ते नीचे जाएगा। तो अब अचानक से आपका माइंड चेंज कैसे हो गया? तो नसीम ने कहा कि मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ है, मैंने जो बेट लगाई थी वो अपनी जगह पे मैंने पूरी रिसर्च करके लगाई है और मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये सुन के सभी लोग हंसने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो लोगों को बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और दूसरी तरफ उन्होंने एक्चुअली में ये शर्त लगाई है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो वो आदमी फिर से उनको पूछता है कि मिस्टर तालिब, क्या आप बुलिश हो या बेरिश हो? तो नसीम तालिब कहते हैं कि अगर बुलिश का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बुलिश हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसके खिलाफ शर्त लगाई है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है
तो मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ही कम परसेंटेज ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो एक बहुत ही बड़े रेट से नीचे जा सकता है, मतलब एक क्रैश हो सकता है, जिसकी वजह से अगर मैं हारता हूँ, जिसके चांस ज़्यादा है, तो मैं बहुत ही छोटा सा लॉस लूंगा। लेकिन अगर मैं जीतूंगा तो मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, यानी एक ही दिन में मैं लाइफ टाइम का पैसा कमा सकता हूँ। तब उन लोगों को समझ आया कि वो किस तरह अपना रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेजोरिटी लोग जब कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते तो वो इतना कैलकुलेशन नहीं करते। अगर लोग न्यूज़ में देखेंगे कि कोई स्टॉक मार्केट का गुरु कोई स्टॉक रेकमेंड कर रहा है या उसने कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, तो आपको वो चीज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जिस बड़े इन्वेस्टर ने एक हॉट स्टॉक में करोड़ों रुपए लगाए हैं, वो उसके पोर्टफोलियो का 1% से भी कम हो सकता है। और यहाँ पे आप अपनी सालों की सेविंग्स उसमें लगा देते हो, तो जब वो स्टॉक लॉस में जाएगा तो आपको कुछ ज़्यादा ही नुकसान होगा। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि वो स्टॉक टिप तो ले लेते, लेकिन वो पोर्टफोलियो एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेशन नहीं करते। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम इंसानों का नेचर कुछ ऐसा है कि जब हेड्स आता है तो हम उसे अपना स्किल कहते हैं, और जब टेल्स आता है तो हम उसे बैड लक बोल देते हैं। मतलब जब लॉस होता है तो हम सिर्फ तभी रैंडमनेस को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम रैंडमनेस को भूल के अपने स्किल्स को क्रेडिट देते हैं। अब दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी चीज़ के लिए अपने आप को शाबाशी देते हो जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की, जैसे कोई एग्जाम के लिए आपने महीनों पढ़ाई की, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा फैसला लेते हो, जैसे आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है, जो एक वन टाइम डिसीजन है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसमें रैंडमनेस का यानी लक का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, जिसको लोग यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करते। और इसीलिए मेजॉरिटी लोग अपने इन्वेस्टिंग के करियर में कभी ग्रो नहीं कर पाते। अब दोस्तों, हमारे पास गुड लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी अगर आप प्रोबेबिलिटी थियोरी समझते हो, जो बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही लॉजिकल और सिंपल मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आप इस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के गेम को और लाइफ में डिसीजन मेकिंग के गेम को भी मास्टर कर पाओगे। तो आने वाले वीडियोस में हम इन कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस बुक के और भी लेसन्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे वीडियोस के जरिए मैं आप लोगों को फाइनेंशियली स्मार्ट और फाइनेंशियली वाइज बनाना चाहता हूँ। क्योंकि स्मार्ट लोग जल्दी पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियली वाइज लोग लॉन्ग टर्म तक पैसा रिटेन कर पाते हैं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला